हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां पर आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में जब हम कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं या ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें, तो उसके पहले किसी भी कंपनी को कैसे इन डेप्थ स्टडी किया जाता है, उसके बारे में पूरी नॉलेज ली जाती है और एक वैल्यूएशन कैलकुलेट किया जाता है कि व्हाट शुड बी द राइट प्राइस, कि किस सही प्राइस पे इस कंपनी में इंटर करना चाहिए। यदि कंपनी सही है, उसका बिजनेस मॉडल सही है, कंपनी पैसे कमा के दे रही है और आगे कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ दिखता है, तब तो डिसाइड करते हैं कि भाई ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है नेक्स्ट 2-3 साल के। और अगर इन्वेस्ट करने लायक है तो क्या प्राइस पे उसमें हम इंटर करें, ताकि वहां से डाउनफॉल का चांसेस बहुत कम हो जाए और लिमिटेड हो जाए और अपसाइड का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम है बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। अब ये कंपनी मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लगी, ये हम लोग अभी बिजनेस मॉडल जब समझेंगे, इसमें क्या रिसेंटली बहुत बड़ा अपडेट हुआ है कंपनी में बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है, ये सारा कुछ हम बिजनेस मॉडल जब करेंगे तब समझेंगे। पहले इसके बारे में फंडामेंटली देखते हैं कि क्या ये फंडामेंटली सही प्राइस या सही वैल्यूएशन पे है, इसका अर्निंग सही है क्या, टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ आ रहा है। ये सारा कुछ पहले समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि इसके बिजनेस के बारे में स्टडी करना भी है तो क्यों करना है ना। कि अगर प्राइस ही सही नहीं है और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो उसको बिजनेस के बारे में भी पढ़ के फायदा नहीं। तो पहले फंडामेंटल समझते हैं। फंडामेंटल में देखते हैं कि क्यों ये कंपनी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, क्यों मुझे लगा कि इस कंपनी के बारे में इतना इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए और करके वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए इसको समझते हैं डेप्थ में कि कंपनी का जो मार्केट कैप है आज के डेट में 997 करोड़ का, यानी 1000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप है फिलहाल। करंट प्राइस जो है 361 का है, 496 तक ऊपर गया हुआ है। तो वहां से काफी अच्छा करेक्टेड प्राइस पे ये कंपनी अभी फिलहाल अवेलेबल है। और नीचे लो 257 का लो किया हुआ है। पी का बात करें तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर 15 साढ़े 15 के पी पे मिल रही है, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड एपीआई बनाती है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर, इट इज अ बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ वेरियस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, अमीनो एसिड एंड न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री। तो आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि ये कौन कौन से सेगमेंट को केटर करती है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए इनके पास प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल्स के लिए लोग एपीआई भी बनाते हैं और फिर फॉर्मुलेशंस भी बनाते हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए लोग बनाते हैं। तो ऐसी कंपनी अगर 15 साढ़े 15 की पी पे मिल रही है, आई थिंक इट इज क्वाइट डिसेंट वैल्यूएशन। बुक वैल्यू 119 का है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 20% का है, विच इज गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी 24 साढ़े 24% के आसपास का है, तो ये भी काफी अच्छा है। नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, तो यानी अगर बॉटम लाइन इंप्रूव होता है तो अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जो इक्विटी है वो काफी छोटी है। तो ये सारा चीज क्या होता है, ये इम्पैक्ट करता है कि किस तरह से कंपनी में अगर कोई फ्यूचर डेवलपमेंट होता है, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता है, तो उससे सीधा ईपीएस में कितना तेजी से ग्रोथ आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू देखे तो 391 बता रहा है, जबकि 361 पे कंपनी ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप टू सेल्स इज 0.1 सॉरी 1.5 एंड प्राइस टू बुक इज 3। तो प्राइस टू बुक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स इज 1.5 विच इज ओके, तो यहाँ पर कोई तरह का दिक्कत नहीं। इसका चार्ट का अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा चार्ट को स्टडी करते हैं और समझते हैं कि चार्ट पैटर्न क्या है। तो ये काफी करेक्शन हो चुकी है कंपनी में, करेक्शन के बाद अभी ये 50 डीएमए के ऊपर गया है। फिर यहाँ पर अभी 200 और 50 डीएमए के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि देखना पड़ेगा कि अगर ये नीचे आ जाता है, क्योंकि ये 50 और 200 डीएमए दोनों के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है अभी फिलहाल। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, करेक्शन होता है, जो कि अभी जिस तरह का बिजनेस में डेवलपमेंट है थोड़ा चांसेस कम है, बट मार्केट में आप कभी कुछ नहीं बोल सकते। कोई मार्केट मैक्रो में कोई नेगेटिव न्यूज आ गया, कुछ सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो या तो यहाँ से नीचे थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, करेक्शन होके कहाँ तक जा सकता है, ये जो नीचे यहाँ लास्ट किया था 246 रुपया तक, ये करेक्शन होके आ सकता है नीचे में। और अगर तो जैसा है कि ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, जितना 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है, तो मेरे को तो लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेके फिर यहाँ से जंप लगना चाहिए कंपनी। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बिजनेस मॉडल पूरा स्टडी किया है, जिसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, एक बिजनेस मॉडल को स्टडी करके
जैसा बिजनेस में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है वैसा मुझे ऐसा लग रहा है। कंपनी का अगर मैं पीयर कंपैरिजन करूं तो अगर देखूं सन फार्मा 27 के पी पे, सिप्ला 32 के पी पे, डॉक्टर रेड्डी 23 के पी पे, टोरेंट फार्मा 42 के पी पे, जाइडस जो है ये थोड़ा सा सस्ता दिख रहा है यहाँ पर, एल्केम लैब 27 के पी पे, बायोकॉन 45 के पी पे। उसके ये सारे लोगों के कंपैरिजन में बजाज हेल्थकेयर जो है 15 के पी पे, तो पी वाइज अपने पीयर से सस्ते वैल्यूएशन पे मेजर लोगों से नजर आ रहा है। सस्ता में क्यों बोल रहा हूँ, बोलोगे कि ये सब तो कंपनी बहुत हाई पेडिग्री के, ठीक है कंपनी का ब्रांड होता है, सब कुछ होता है, बट अल्टीमेटली क्या होता है, कंपनी कितने पैसे बना के देगी। आप यहाँ देखो सन फार्मा का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 14%, सिप्ला का कितना है, 17 और 13, डॉक्टर रेड्डी का कितना है, 14, 11, टोरेंट फार्मा का कितना है, 18, जाइडस का है 26 और 29। उसके अगेंस्ट में इन लोगों से अगर मैं कंपेयर करूं, बायोकॉन का तो कुछ भी नहीं है, 8 8.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी, उसको आप 45 का पी दे रहे हो। एल्केम लैब का कितना है, 18-20 का है, उसको आप 27 का पी दे रहे हो। बजाज हेल्थ केयर ने क्या बिगाड़ा है भैया, वो आपको 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दे रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ऑलमोस्ट 24% का निकाल के दे रहा है, जो पूरे पीयर ग्रुप में आप देखो वन ऑफ द बेस्ट। तो इतना अच्छा जो आपको रिटर्न निकाल के दे रहा है उसको आप कम वैल्यूएशन दे रहे हो, और जो आपको कम रिटर्न निकाल के दे रहा है उसको आप 27, 30, 40 का पी दे रहे हो। तो मार्केट इन सब चीजों को ज्यादा दिन तक तो मार्केट के नजर में आ ही जाता है ना। और उस पॉइंट ऑफ टाइम जहां मार्केट को ये रियलाइज होगा कि बाकी कंपनीज को हमने काफी ओवर वैल्यूएशन दे रखा है, इसको उसके मुकाबले इसका परफॉर्मेंस बेटर होने के बाद भी हमने इसको कम वैल्यूएशन दिया है, तो वहां से आप जान सकते हो कि बाइंग आ सकता है मार्केट में। लिवरेज का बात करें तो लिवरेज भी ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो इज बिलो 1 व्हिच इज गुड। डेट भी आप देखो बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो कंपनी का डेट है सिर्फ 256 करोड़ का डेट है। पेग रेशियो इज बिलो 1, बाकी लोगों का पेग रेशियो आप देखो 10 का पेग रेशियो 2.12, 1.4, ये तो माइनस में है इसका पेग रेशियो। इसका 14 का पेग रेशियो, उसके अगेंस्ट में आप पेग रेशियो देखो 0.2 है। तो हर पैरामीटर में अगर आप देखोगे तो ये अपने पीयर्स के कंपैरिजन में वैल्यूएशन वाइज काफी सही वैल्यूएशन पे है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैंने डिसाइड किया कि चलो इसके बारे में स्टडी करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स का बात करूं तो इसका जून में जो सेल आया 172 करोड़ का सेल किया इन्होंने, जबकि पिछले जून का बात करें तो 186 करोड़ का था। उसके पहले वाले जून का बात करें तो 140 करोड़ का था, और प्री कोविड वाला जून का तो अभी हम लोग के पास है है नहीं, चलो कोई बात। तो ये याद रखो जून 2020 वाज अ कोविड पीरियड, जहां पर सब लगा लॉकडाउन लगा हुआ था। जून 21 वाज डेल्टा वेरिएंट पीरियड, जहां पर डेल्टा वेरिएंट की वजह से काफी लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, कोविड एकदम चरम सीमा पे पहुंच गया था। और यहाँ पर अभी जून 2022, जहां अभी हम लोग कोरोना के बारे में ज्यादा बातचीत कर ही नहीं रहे। अब समझने का चीज ये है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जून 21 में क्या हुआ था, जब कोविड अपने चरम सीमा में था, तो इनका कोविड रिलेटेड जो दवाई है उसका बिक्री एकदम आसमान छू रहा था। कोविड रिलेटेड जो एपीआई है या फॉर्मुलेशन है उसका जो सेल था वो एकदम से आसमान छू रहा था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे कोविड कम हो रहा है उसका सेल्स डाउन हो रहा है, पर कोविड रिलेटेड जो दवाई है उसका सेल्स डाउन होने के बावजूद भी आप अगर टॉप लाइन में देखो तो बहुत ज्यादा कंपनी को फर्क नहीं पड़ा है। 13-14 करोड़ का फर्क पड़ा है, विच इज ओके, नॉट दैट बैड, उतना बुरा नहीं है। मार्जिन में भी आप देखो तो 18% का मार्जिन था उस समय, अभी मार्जिन तुरंत 15% है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी का सस्टेनेबल मार्जिन जो है वो आप देखो तो यहाँ 18-19% के आसपास का सस्टेनेबल मार्जिन रहता है। कोविड पीरियड में 25-26 तक पहुंच गया था, बट इट वाज वन ऑफ द अफेयर, एक वन ऑफ द इंसिडेंट था जहां कोविड में सारी दवाइयां आने पौने दाम पे बिक रहे थे, उसको एक बार छोड़ते हैं। तो इनका जो जनरल आप देखोगे तो 17-18% के आसपास का एक सस्टेनेबल मार्जिन रहता है। तो अभी ये मार्जिन थोड़ा सा डिप किया है, 15% पे गया है। मार्च में 14% था, अभी जून में 15% है, यानी थोड़ा सा रिवाइव हुआ है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है, हम लोग जानते हैं रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद क्या हुआ है, जो एपीआई बनाने के लिए जो की बेसिक रॉ मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि दो चीज हो गया, एक रशिया यूक्रेन का वार हो गया, एक चाइना में अभी तक कोविड के वजह से लॉकडाउन कहीं ना कहीं लगते रहता है। तो चाइना से जितना भी आप बोल लीजिए, आज भी हम लोग बेसिक रॉ मटेरियल जिसके जिसके मदद से हम लोग इंटरमीडिएट्स बनाते हैं, इंटरमीडिएट से एपीआई बनाते हैं,
तो बेसिक रॉ मटेरियल जो सॉल्वेंट्स और ये सब है, उसमें हम लोग आज भी चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और चाइना पे लॉकडाउन लग गया तो हम लोग क्या करते हैं, फिर यूरोपियन मार्केट में कहीं से हम लोग खरीदने का कोशिश करते हैं बेसिक मटेरियल, पर वहां से लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम हो गया। इस वजह से क्या हुआ, दोनों तरफ से आसमान छूने लगा रॉ मटेरियल के प्राइसेस, तो वहां पर इनका मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक हो गया। तो आगे चल के जैसे जैसे चीज थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, वैसे इनका मार्जिन और अपना 17-18% के रेंज में पहुंच जाना चाहिए। और जैसा डेवलपमेंट कंपनी में अभी होने जा रहा है, ये मार्जिन आगे चल के और भी इंप्रूव हो सकते हैं। नेट प्रॉफिट का बात करें तो 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, जबकि पिछले जून में हम लोग देख सकते हैं 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। तो ऑब्वियसली जब ऑपरेटिंग मार्जिन गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट पे आएगा। तो 4 रुपये 36 पैसा का ईपीएस किया है, जो कि पिछले जून में ऑलमोस्ट 7 रुपया का था। उसके पहले ये 5 रुपया 54 पैसा था। और सितंबर दिसंबर मार्च क्वार्टर में आप देखो इनका रिजल्ट नॉर्मली बेटर रहता है। ये पूरा जो पीरियड था ये कोविड के समय काफी दवाइयां इनकी बिक रही थी। अभी वाला जो ये पीरियड है इसमें उतना ज्यादा कोविड का कोई चिंता नहीं था। तो यहाँ पर अर्निंग्स जो है ये नॉर्मल अर्निंग्स है, जो 6-6.5 रुपया का ईपीएस कंपनी सस्टेनेबल बेसिस पे करती है और आगे भी कर सकती है। ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो पूरे साल में 680 करोड़ का इन्होंने टॉप लाइन किया है। 17% का टोटल, 17% का इनका मार्जिन रहा है पूरे साल में। और 25 रुपया 80 पैसा, ऑलमोस्ट 26 रुपया का पूरे साल में कंपनी ने ईपीएस किया। उसके बेसिस पे आज हम लोग देख सकते हैं कि 15 के पी के आसपास कंपनी अवेलेबल। ग्रोथ का बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आपको दिखेगा कि 5% का डी ग्रोथ हुआ। कैसे डी ग्रोथ हुआ है 5% का, कि 680 करोड़ का था, फिर यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 666 करोड़ हो गया। तो इस बेसिस पे ये लोग बोल रहे हैं 5% का डी ग्रोथ हुआ, क्योंकि अभी थोड़ा सा बिक्री इनका डाउन हो गया, कोविड के प्रोडक्ट्स का बिक्री एकदम खत्म हो गया। तो जिस प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा सेल आ गया था एक साल में, किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कोरोना की वजह से, उसका तो दवाई का बिक्री बंद हो गया ना। उसका तो दवाई कौन खरीद रहा है, कौन कोविड के प्रोडक्ट्स खरीदने के पीछे भाग रहा है? कोविड का दवाई कोई नहीं खरीद रहा है। तो उतना डाउन होने की वजह से ये 5% का डाउनफॉल आया। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या 5 साल का रिकॉर्ड देखिए। 5 साल का अगर आप कैगर देखेंगे तो 24% से इसका टॉप लाइन ग्रो हो रहा है, इट्स द गुड साइन। प्रॉफिट अगर 5 साल पे देखें तो 56% के कैगर से ग्रो कर रहा है। पिछले 3 साल में 63% के कैगर से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। ये अच्छी बात होती है कि आपका प्रॉफिट जो है वो अच्छा स्पीड से ग्रो कर रहा है। आपका 5 साल का एवरेज अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वहां भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ये एक दो चीजें जो हम लोग को एज एन इन्वेस्टर नोटिस करना चाहिए। बैलेंस शीट में देखें तो बोरोइंग्स इनका 181 करोड़ का था, उसके पहले 91 करोड़ का था। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पिछले 2 साल में इनका अगर ये बोरोइंग से ये 90 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 257 करोड़ हो गए। तो यहाँ पर लगेगा अरे बोरोइंग्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट इसके पीछे कुछ एक्विजिशन हुए हैं जहां पर ये पैसे खर्च हुए हैं। तो वो जब हम बिजनेस मॉडल समझेंगे तब एक्चुअली हम लोग को वो चीज क्लियरली समझ में आएगा। अदर लाइबिलिटीज का बात करें तो इनका ट्रेड पेबल्स 105 करोड़ का है। फिक्स्ड एसेट इनके पास देखिए 162 करोड़ से 270 करोड़ का फिक्स्ड एसेट। तो जहां हम लोग बात कर रहे हैं कि 90 करोड़ से इनका बोरोइंग्स 250 करोड़ हो गया, तो यहाँ पर करीब करीब 150 करोड़ के आसपास का डेट बढ़ गया। तो उसके अगेंस्ट में आप ये भी देखो कि 108 करोड़ के आसपास का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ गया। तो यानी इनका पैसा गलत जगह इस्तेमाल नहीं हुआ, अपने बिजनेस के फिक्स्ड एसेट को बढ़ाने में इस्तेमाल हुआ। अगर अदर एसेट्स हम देखें तो इन्वेंट्री इनका 100 करोड़ से 185 करोड़ हो गया। तो सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री 97 करोड़ से 159 करोड़। तो आप समझ रहे हैं कि इनका जो लोन्स है वो लोन का पैसा गया कहाँ है। 108 करोड़ रुपया फिक्स्ड एसेट में चला गया, करीब करीब 50 करोड़ रुपया इन्वेंट्री में फंस गया, 50-80 करोड़ रुपया इनका ट्रेड रिसीवेबल में आ गया, तो 130 करोड़ तो यही हो गया। और फिक्स्ड एसेट जो बढ़ा वो बढ़ा। तो कंपेयर टू डेट इनका अगर हम असेट्स देखें, चाहे फिक्स्ड एसेट या फिर यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स और ये इन्वेंट्री को देखें, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि पैसा कहीं मिसयूटिलाइज नहीं हुआ। फिक्स्ड एसेट में कुछ पैसे खर्च हुए, कुछ पैसे डेटर्स और इन्वेंट्रीज में बढ़ गए, क्योंकि बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वहां डेटर थोड़ा सा बढ़ गया, ट्रेड रिसीवेबल भी काफी बढ़ गया। तो हाँ, ये थोड़ा चिंता का बात जरूर है कि ट्रेड रिसीवेबल सीधा 100 करोड़ से 185 करोड़ हो गया, पर समझना पड़ेगा कि ये ट्रेड रिसीवेबल अचानक से क्यों बढ़ गया। कैश फ्लो का बात करें तो कैश फ्लो ऑपरेशन सिर्फ 1 करोड़ का है, और इसके पीछे कारण आप जानते हो कि क्यों बढ़ा, क्योंकि इन्वेंट्री देखो 62 करोड़ रुपए से इन्वेंट्री में फंस गया।
रिसीवेबल्स में 86 करोड़ रुपया फंस गया। तो 121 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था उसमें 140 150 करोड़ रुपया तो खाली इन दोनों चीज में फंसा हुआ। इस वजह से कैश जनरेट नहीं कर पाई कंपनी जितना एक्सपेक्टेड था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट में खर्चा हुआ है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनको कुछ लोन लेना पड़ा। वर्किंग कैपिटल डेज और कैश कन्वर्शन साइकिल को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा खराब हुआ है कैश कन्वर्शन साइकिल। जो 62 डेज का हुआ करता था वो बढ़ के 82 डेज हुआ और इस साल तो 139 डेज हो गए। तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है? इसके पीछे मेन रीजन यही है कि लॉजिस्टिक्स का जो प्रॉब्लम हुआ, सामान पहुंचने में टाइम लगा, सामान जितना देर से पहुंचेगा पेमेंट भी उतना ही देर से आएगा। तो ये सब कारण की वजह से क्या हुआ, इन्वेंट्री अटका रह गया, ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्शन उतना फास्ट नहीं आ पाया, जिसकी वजह से ये कैश कन्वर्शन साइकिल थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली ये खराब है भी फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, पर बिजनेस के साथ साथ हम लोग को इकोनॉमी को भी देखना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्री है, जो मैक्रो इकोनॉमी है, उसमें क्या सिचुएशन था। क्या इसमें बिजनेस का गलती है या सिचुएशन ऐसा खराब था कि एवरी कंपनी वाज अफेक्टेड, इंटायर इंडस्ट्री वाज अफेक्टेड। तो ऐसा नहीं कि खाली इसी कंपनी के साथ हुआ है, हम लोग और भी कितने सारी कंपनी स्टडी करें, सब में ये प्रॉब्लम रहा है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना लॉकडाउन, ये सब की वजह से बहुत सारा लॉजिस्टिक्स इशू हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 67% होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर ने अभी तक कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसमें, ना ही डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में इसमें है। तो अब आपको लगेगा कि जब फॉरेन इन्वेस्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें क्यों इंटरेस्ट लेना है या हमें क्यों इस कंपनी के बारे में जानना भी क्यों। तो देखिए, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया है, फिर बताऊंगा कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, उनका कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है कि कंपनी कम से कम 1000 करोड़ 1500 करोड़ का मार्केट कैप से ऊपर होगी, तब हम इस कंपनी के बारे में सोचेंगे, तब इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। अभी क्या है, ये कंपनी 1000 करोड़ से नीचे है, तो उनका कुछ पैरामीटर्स है जिसकी वजह से वो लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। मे बी कि कंपनी अच्छी है तो भी वो अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। पर हम रिटेल इन्वेस्टर के पास ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा लगता है, तो वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन, हम अभी भी पोजीशन बना सकते हैं इसमें। और 1000 करोड़ के ऊपर की जब कंपनी चली जाएगी, तब ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इसमें एंट्री देंगे, तो ये प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। बट अगेन, सब्जेक्ट टू कि बिजनेस मॉडल कंपनी का सही है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा दिख रहा है और कंपनी जेन्युइन तरीका से अपना बिजनेस कर रही है, तभी हम लोग इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो ये था पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के बारे में। इससे पहले कि हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझे, 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि हम लोग जो ये कंपनी का रिसर्च करते हैं, काफी 20 घंटे 25 घंटे का इनडेप्थ स्टडी करने के बाद इन कंपनीज के बारे में इतना इनडेप्थ एनालिसिस। और यही कारण है कि हमारे वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं। तो अगर आप एक बार में हमारे वीडियो को देखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, 40 मिनट 50 मिनट के वीडियो को, तो आप ये कर सकते हो कि आप वीडियो को 10-10 मिनट का ब्रेक में देख सकते हो। आप 10 मिनट देखे आज, फिर आपको कल जब टाइम मिलेगा या ऑन द वे गाड़ी में आप बैठे हो, तब 10 मिनट देख लीजिए। तो क्या है, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि व्यूज बढ़ाने हैं या छोटे वीडियो बना के ज्यादा व्यूज लेके आए। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको किसी भी कंपनी के बारे में जब हम बताएं तो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ बताएं, ताकि बाय द एंड ऑफ दैट 40-50 मिनट्स आपका वो 40-50 मिनट काफी वैल्यूएबल टाइम है जो आपने हमारे वीडियो में दिया। और हमारा पूरा कोशिश रहता है कि आपको कंप्लीट उसके बारे में जानकारी दें और आराम से दें, कोई रश में नहीं, कि आप एक एक चीजों को शांति से समझ पाए, ताकि एंड ऑफ दैट 40 मिनट्स आप इस पोजीशन पे हो कि आप ये डिसीजन ले पाए कि कंपनी अच्छी है या खराब है, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। हमारा यहाँ सोल ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का है, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम ये स्टॉक आपको रिकमेंड करना चाहते हैं। अगर कभी कोई बहुत अच्छा अगर रिकमेंड करना होगा तो मैं खुद चला के बोलूंगा कि आई एम रिकमेंडिंग स्टॉक। बट अभी हम लोग का ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन का नहीं है, हम लोग सिर्फ एजुकेशन देना चाहते हैं, आपको बिजनेस के बारे में पूरा बताना चाहते हैं, ताकि आप खुद डिसीजन ले सकें और अपने कन्विक्शन से बिजनेस में इन्वेस्ट करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब भी हम बोरोड कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, हमें नुकसान होता है। तो आप मेरे से कन्विक्शन बोरो नहीं करें, आप खुद समझें, खुद बिजनेस को स्टडी करें, अपना कन्विक्शन बनाएं कि कंपनी सही है या गलत, और फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन लें। और अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए।
और आगे भी आपको इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट्स और नॉलेजेबल कंटेंट देखना है तो बेल बटन सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, उसमें ऑल जो ऑप्शन होता है उसमें दबा दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के और भी कंपनीज पे इन-डेप्थ एनालिसिस मिलते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी हम लोग चलते हैं और समझेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या बनाती है, कैसे बनाती है, आगे कंपनी और क्या करने के विचार करें। तो लेट्स कंटिन्यू। तो कंपनी के बारे में पहले समझते हैं। बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एपीआई। तो इनका मेन बिजनेस जो है वो एपीआई से आता है। इंटरमीडिएट्स भी कंपनी बनाती है और फॉर्मुलेशन भी बनाती है। अब अगेन हम लोग अगर फार्मास्यूटिकल बिजनेस का वैल्यू चेन के बारे में समझें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है की बेसिक रॉ मटेरियल। की बेसिक रॉ मटेरियल से बनाया जाता है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स से फिर बनाया जाता है एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स। किसी किसी में लगता है, किसी किसी में नहीं लगता है, तो एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स बनता है। एडवांस्ड इंटरमीडिएट से बनता है एपीआई, ठीक है, और एपीआई से बनता है अल्टीमेटली फॉर्मुलेशन, जिसको हम बाजार में जाके खरीदते हैं। जो दवाई हम लोग बाजार में जाके खरीदते हैं, टैबलेट्स हो या सिरप हो या इंजेक्शन हो, उसको साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन बोलते हैं। तो ये फॉर्मुलेशन सब अलग अलग शेप में आ सकते हैं। वो टैबलेट्स के फॉर्म में आ सकते हैं, वो इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में आ सकते हैं, वो सिरप के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं, बट अल्टीमेटली दैट इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन जो हम लोग खरीदते हैं। तो अब ये कंपनी क्या बना रही है, ये कंपनी एपीआईज बनाती है, इंटरमीडिएट्स भी बनाती है, यानी इंटरमीडिएट्स, एपीआई एंड फॉर्मुलेशन। तो यानी पूरे फार्मास्यूटिकल के वैल्यू चेन में, ये पूरे वैल्यू चेन में प्रेजेंट है। खाली क्या चीज मिसिंग है, की बेसिक रॉ मटेरियल, जो सॉल्वेंट्स और ये सब चीज होता है, वो ये लोग खुद नहीं बनाते। उसके लिए क्या होता है, मोस्टली जितने भी फार्मास्यूटिकल या एपीआई कंपनीज आप स्टडी करोगे, सॉल्वेंट्स के लिए आज भी हम लोग बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है। दीज आर की बेसिक रॉ मटेरियल्स, नॉट ओनली सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो सिर्फ एक एग्जांपल है, की बेसिक रॉ मटेरियल में और भी बहुत कुछ होता है। तो वो सारा चीज के लिए आज भी हम लोग बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है, एंड देयर इज नो हाइडिंग फ्रॉम दिस फैक्ट। तो इसको फैक्ट से हाइड करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें समझना पड़ेगा कि यस वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। The company has state of art manufacturing facility, यानी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसमें 6 यूनिट जो है वो पूरा डेडिकेटेड यूनिट है जो कि एपीआई बनाने में इन्वॉल्व है। तो 6 यूनिट पूरी तरह से एपीआई बनाती है, 2 यूनिट जो है वो इंटरमीडिएट बनाती है और 1 यूनिट फॉर्मुलेशन। तो जितना यूनिट है उसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि इन कंपनी का मेन फोकस कहाँ पर। तो 6 डेडिकेटेड यूनिट सिर्फ एपीआई बनाने में, 2 यूनिट इंटरमीडिएट बनाने में जो कि एपीआई को सपोर्ट करता है, और एपीआई की मदद से जो फॉर्मुलेशन बनता है उसके लिए इनके पास सिर्फ 1 यूनिट है। यानी इनका जो मेन बिजनेस है एपीआई बना के बेचने का मेन बिजनेस है। कुछ कुछ एपीआई को ये लोग फॉर्मुलेशंस में कन्वर्ट करके दवाई भी बेचते हैं, पर फॉर्मुलेशन में इनका मेन फोकस नहीं है। कंपनी का मेन फोकस एपीआई बना के बेचने। These facilities are designed to meet the requirement of both advanced as well as emerging market opportunities. तो ये फैसिलिटी को इस तरह से बनाया हुआ है कि एडवांस्ड और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, इमर्जिंग मार्केट में अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हो रहा है उसको ये लोग केटर कर रहे हैं। और इनका यूरोप में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट में और साउथ अमेरिका में एक्सपोर्ट वाइज काफी अच्छा प्रेजेंस है। कंपनी का पूरा ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो कमेंस कब हुई थी, 1993 में। अभी हेडक्वार्टर कहां पर इनका, थाने, महाराष्ट्र में। दे आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एपीआईज, इंटरमीडिएट्स, फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो फार्मा चेन से अलग हटके अब ये लोग बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके कहां लेके जा रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स में। तो अभी तक इनका जो चेन था वो फार्मा चेन में ही था, अब ये लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स में इंटर किए हैं और वहां से एक डाइवर्सिफाइड स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू इनका आगे चल के चालू होगा, अभी भी है, आगे और इसको एक्सपैंड करने का मैनेजमेंट का प्लान है। इनका रेवेन्यू का अगर ब्रेकअप करें FY22 वाइज देखें तो 75% इनका रेवेन्यू डोमेस्टिक है, यानी लोकल मार्केट से आता है, और करीब करीब 25% एक्सपोर्ट से आता है। ब्रेकअप करें तो आप देख सकते हो 86% ऑफ द रेवेन्यू किससे आता है, एपीआई से आता है, 13% फॉर्मुलेशन से आता है, और 1% इधर उधर का न्यूट्रास्यूटिकल से आता होगा। तो यानी न्यूट्रास्यूटिकल अभी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिवीजन नहीं है। 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो मैंने बता दिया, जिस कंट्री में उनका प्रेजेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया। आर एंड डी में क्या है, दो लोग मेन फोकस करते हैं ऑफ पेटेंटेड एपीआई।
अब क्या होता है, बहुत सारे एपीआई पेटेंटेड होते हैं, तो पेटेंट होने का मतलब 20 साल तक सिर्फ वही कंपनी वो दवाई को या वो एपीआई को बना सकती है जिसके पास पेटेंट है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वेट करते हैं कि कौन कौन सी दवाई का 20 साल पूरा होने वाला है। तो जब 20 साल पूरा हो जाता है उसके बाद एनी एनी कंपनी कैन सेल दोज एपीआईज और सेल दोज प्रोडक्ट। आप ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते, बट उसी का जेनेरिक वर्जन बना के बेच सकते, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अभी से रिसर्च करना चालू कर दिए कि 2 साल बाद ये वाली एपीआई ऑफ पेटेंट होने वाली है, तो लेट अस रिसर्च ऑन दैट। तो जैसे ही वो एफ ऑफ पेटेंट होगी, इनके पास भी फॉर्मूला पूरा रेडी रहेगा जेनेरिक वर्जन मार्केट में लॉन्च करने का। तो वहां पर इन लोग का मेन फोकस रहता है कि ऑफ पेटेंटेड एपीआई जो या तो ऑफ पेटेंटेड हो चुकी है या तो ऑफ पेटेंट होने वाली है 1-2 साल में, उस पर ये लोग काफी फोकस करके रिसर्च करते हैं। रेवेन्यू मिक्स का अगर बात करें, बिजनेस रेवेन्यू मिक्स का, तो आप देख सकते हैं कि FY22 में 75% डोमेस्टिक सेल्स आया है, करीब करीब 25% जो है वो एक्सपोर्ट आया। FY21 में आप देखिए एक्सपोर्ट 33% था, डोमेस्टिक 67% था। उसके पहले FY20 में भी 77% डोमेस्टिक था, एक्सपोर्ट 22%। तो एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, FY21 वाज एन एक्सेप्शनल ईयर जहां कोरोना की वजह से बहुत कुछ हुआ था। तो वहां पर क्या है, इंडिया से काफी एक्सपोर्ट, आना दाना एक्सपोर्ट हो रहा था, क्योंकि चाइना में पूरी तरह से लॉकडाउन था। मार्केट पूरा दवाई का और एपीआई का मार्केट चाइना से इंडिया शिफ्ट हो रहा था, और इंडिया से ह्यूज एक्सपोर्ट हो रहा था। तो वहां पर आप देख सकते हो एक्सपोर्ट इज वेरी हाई। बट अगर आप जनरल बेसिस पे देखें तो इनका यही 75-25% का रेशियो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल है फिलहाल। एक्सपोर्ट्स इनका ग्रो कैसे हुआ है, तो वो तो परसेंटेज टर्म्स में अपने को दिखता है कांस्टेंट, पर एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखोगे तो FY18 में 79.7 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता था, जो आज बढ़ते बढ़ते 168 या 169 करोड़ के आसपास चला गया। FY21 में ये 217 करोड़ का हुआ था, मैंने बताया इट वाज एन एक्सेप्शनल ईयर। पर अगर प्री कोविड का बात करें तो 92 करोड़ का इनका एक्सपोर्ट हुआ करता था। उसके पहले करीब करीब 74-75 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ करता था, और आज ये बढ़ के 168 करोड़ का हो गया। यानी इनका नंबर ऑफ कंट्रीज में भी प्रेजेंस बढ़ा है। पहले 51 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस था, फिर FY19 में 45 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ, 42, 60 और आज 62 कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जितना नंबर ऑफ कंट्रीज इनका प्रेजेंस बढ़ रहा है, उतना ज्यादा इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आगे चल के बढ़ेगा। माइलस्टोन, ये मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है ये सेक्शन, और मैं इसके बारे में हमेशा काफी डिटेल में स्टडी करता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड समझ में आता है। आज कंपनी अगर 20 साल 25 साल से कंपनी अगर बिजनेस कर रही है, तो हम लोग एज एन इन्वेस्टर इसको 20-25 साल से उतना ट्रैक नहीं कर पाते। तो पर हम लोग को उनका हिस्ट्री समझना चाहिए कि कंपनी ने आज यहाँ तक जो कंपनी पहुंची है, क्या क्या डिसीजन लिया है जिसके बेसिस पे आज कंपनी यहाँ पहुंची। तो उससे मैनेजमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड पे समझ में आता है मैनेजमेंट का डिसीजन किस तरह से, मैनेजमेंट का विजन क्या है कंपनी को लेके, वो सारा चीज इसको पढ़ के समझ में आता है। तो लेट्स स्टडी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में, जहां पर इनका एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो था तारापुर में। 2006 में इन्होंने अक्वायर किया एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट सालवी गुजरात। तो गुजरात में एक एपीआई यूनिट इनको मिला, वो इन्होंने खरीद लिया तब 2006 में। 2008 में क्या हुआ, दे कमेंस्ड फॉर्मुलेशन ऑपरेशंस फ्रॉम मंजूसार गुजरात। तो यहाँ पर सलवी में इन्होंने एक अक्वायर किया एपीआई यूनिट, और फिर गुजरात में एक मंजूसार में एक इन्होंने फॉर्मुलेशन का एक ऑपरेशन चालू किया, एक फैक्ट्री चालू की। 2014 में उन लोगों ने अक्वायर किया इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र में, और अक्वायर किया एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट पनोली गुजरात। तो स्टार्ट किया था एपीआई मैन्युफैक्चरिंग से, फिर उन्होंने एपीआई को अक्वायर किया, फिर फॉर्मुलेशन बनाना चालू किए। 2014 में फिर दो अक्वायर किया, एक इंटरमीडिएट्स फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ताकि एपीआई बनाने के लिए इंटरमीडिएट्स भी ये लोग खुद बना सकें, और एक एपीआई का और एक यूनिट इन्होंने अक्वायर कर दिया। कंपनी लिस्ट हुई 2016 में, 19 में कंपनी बीएससी में माइग्रेट हुई। फिर 2020 में इन्होंने अक्वायर किया इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट तारापुर महाराष्ट्र। तो 2014 में भी एक इंटरमीडिएट यूनिट महाराष्ट्र में इन्होंने अक्वायर किया था, 2020 में दोबारा से महाराष्ट्र में अक्वायर किया यूनिट, किससे? वेट फार्मा लिमिटेड से। तो वेट फार्मा लिमिटेड बोल के एक कंपनी थी, उनका इंटरमीडिएट यूनिट इन्होंने अक्वायर कर लिया, कब? 2020 में।
2021 में क्या किया, दे एक्वायर्ड 3 एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, engineering unit at MDC तारापुर महाराष्ट्र along with an industrial plot। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, एक इंडस्ट्रियल प्लॉट यानी एक जमीन भी इन्होंने खरीदा है एट दहेज गुजरात फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट मतलब शायद कोई नीलामी हो रहा था किसी कंपनी का, तो बैंक का कर्जा वो कंपनी नहीं चुका पाई थी, तो बैंक ने उस कंपनी का नीलामी कर दिया। तो उस नीलामी में इन्होंने ये वाला अक्वायर किया है, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट इन्होंने अक्वायर किया है, ये 3 एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो बैंक के नीलामी में इन्होंने अक्वायर किया। फिर 2022 में क्या हुआ, कंपनी लिस्टेड इन एनएससी कमेंस्ड प्रोडक्शन एट यूनिट्स एट प्लॉट नंबर N92 एंड T30 तारापुर महाराष्ट्र व्हिच वाज अक्वायर्ड। तो 2021 में जो अक्वायर किया था उसका यहाँ पर प्रोडक्शन चालू कर दिया। तो इससे अब हम लोग को कंपनी के बारे में क्या समझ में आया कि कंपनी का जो ग्रोथ पैटर्न है वो अक्वायर करके इनऑर्गेनिक ग्रोथ में कंपनी ज्यादा विश्वास करती है। ये लोग अपने नए नए प्लांट नहीं लगाते, ये लोग को अगर कोई कंपनी नीलामी में या कहीं पर सस्ते में अक्वायर करने वाली दिखती है तो ये लोग उस कंपनी को, उसके यूनिट को अक्वायर कर लेते हैं और उस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। तो ये क्या होता है, इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि हमें इवोल्यूशन को जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आइडिया लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी या बिजनेस को करने का तौर तरीका क्या है। ये बोलती है भैया हमें कोई अच्छा यूनिट बना बनाया यूनिट दे दो, हम 2 पैसा बेसी देके उसको खरीद लेंगे। हम जीरो से ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन में ये लोग विश्वास नहीं करते। और यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि ब्राउन फील्ड भी ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करते। ये लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ में विश्वास करते हैं कि जहां इनऑर्गेनिकली ये लोग अक्वायर कर करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। अब हम लोग समझते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो एपीआई जो इनका है, तो एपीआई में क्या है, वी फोकस ऑन एफिशिएंटली मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी हाई वैल्यू एपीआई इन की थेरापेटिक कैटेगरी। तो मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि हम जो एपीआई भी बनाते हैं वो एपीआई हम हाई वैल्यू कैटेगरी में बनाते हैं, जहां पर थेरापेटिक कैटेगरी जो होते हैं वो काफी की थेरापेटिक होते हैं, जहां पर उस प्रोडक्ट का डिमांड जो होता है एपीआई का, एपीआई से बने फॉर्मुलेशंस का, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे रहता है। इंटरमीडिएट्स का बात करें तो मैनेजमेंट का बोलना है वी फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंटरमीडिएट्स व्हिच फॉर्म अ की इनपुट कंपोनेंट्स फॉर इट्स एपीआई। यानी हम वही इंटरमीडिएट बनाते हैं जो हमें एपीआई, आगे चल के एपीआई बनाने में मदद करे एंड फॉर्मुलेशन बनाने में, एफडीसी यानी फॉर्मुलेशन, सॉरी एफडीएफ नॉट एफडीसी, एफडीएफ, एफडीएफ यानी फिनिश डोज फॉर्मुलेशन, यानी इन शॉर्ट फॉर्मुलेशन। तो ऐसा ही इंटरमीडिएट बनाते हैं जो वैल्यू चेन को कंप्लीट करने में मदद करे, कि इंटरमीडिएट से बनाएंगे एपीआई, एपीआई से बनाएंगे फॉर्मुलेशन। और फिनिश डोज फॉर्मुलेशन जो इनका है एफडीएफ जो मैंने बताया, वो उसमें भी फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट्स, कैप्सूल्स एंड पाउडर्स व्हिच फाइंड एप्लीकेशन इन की थेरापेटिक सेगमेंट। तो ऐसा ही दवाई पे ये लोग फोकस करते हैं जहां पर की थेरापेटिक सेगमेंट में ये लोग अपने प्रोडक्ट को बेच पाए। प्रोडक्ट कैटेगरी इनका एपीआई का अगर बात करें तो एपीआई में क्या क्या बनाते हैं वो देखिए। एस्कॉर्बिक एसिड बनाते हैं, सीएच बेस और उसका डेरिवेटिव बनाते हैं, सिटिकोलाइन सोडियम बनाते हैं, कार्बम कार्बामाजिम्पेन बनाते हैं। तो ये 3-4 इनके मेन मेन प्रोडक्ट है। अगर मैं मेन मेन प्रोडक्ट का बात करूं तो एस्कॉर्बिक एसिड, सीएच बेस, सिटिकोलाइन सोडियम एंड कार्बामाजिम्पेन, ये जो है इनके 4 मेन प्रोडक्ट। फिनिश डोसेस का अगर बात करें तो इनके पास अलग अलग अपने खुद के ब्रांड है। सेलेनिन 500, सेप्ट्रॉन डीएस टैबलेट, विटाजाज सी टैबलेट्स 500 mg का, टी टीकाजाज 90 टैबलेट्स, इकोजाज 75। तो ये सारे ये लोग अपने ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस बाजार में बेचते हैं। अब समझते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड, सीएच बेस और उसका डेरिवेटिव, इनका एप्लीकेशन कहां पर होता है और इनके और भी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, बीएचएल, बीएचएल यानी बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड। So BHL is one of the leading manufacturers of ascorbic acid with dedicated facility। यानी ascorbic acid का इनका इतना डिमांड है कि उसके बनाने के लिए एक अलग से एक प्लांट पूरा खाली वही बनाने में लोग डेडिकेट कर रहे हैं। तो जब आपके पास कोई डेडिकेटेड प्लांट होता है ना, तो उसका एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपको स्विचिंग कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि आपको प्लांट में सुबह से रात तक यही प्रोडक्ट बनाना है। तो आपको ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं। अगर आपके पास मल्टी प्लांट होता है,
मल्टीपर्पज प्लांट, तो उसमें दिक्कत क्या होता है, इसमें आपको 5 प्रोडक्ट बनाए, तो आप एक प्रोडक्ट बनाए, उसको बंद किए, उसका सारा रॉ मटेरियल निकाले, प्लांट का सफाई किए, फिर दूसरा रॉ मटेरियल डाले प्लांट प्रोडक्ट बी के लिए, फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट बी बनाए, फिर उसको बंद करे, फिर प्रोडक्ट बी का सारा साफ सफाई करके प्रोडक्ट सी, तो उसमें आपका क्या होता है, प्लांट बंद करना, सफाई करना, फिर रीस्टार्ट करना, फिर बंद करना, तो इसमें आपका बहुत लेबर कॉस्ट वेस्ट होता है, एनर्जी कॉस्ट वेस्ट होता है, और प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल वाइज भी थोड़ा सा वेस्टेज होता है। पर आपके पास जब डेडिकेटेड प्लांट होता है, आपको सुबह से रात तक उस प्लांट में वही प्रोडक्ट बनाना है, तो आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ता पड़ता है। तो यू ट्राई टू बिकम द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर इनके साथ यही एडवांटेज है कि एस्कॉर्बिक एसिड का इनके पास डेडिकेटेड प्लांट है, तो दे आर प्रोबेबली लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, और इसी वजह से इस प्रोडक्ट का इतना इनका सेल भी बहुत ज्यादा है। enjoy the credible share of domestic market, तो डोमेस्टिक मार्केट में इनका अच्छा खासा शेयर है। एस्कॉर्बिक एसिड का बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी ये लोग बनाते हैं, आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, दे आर यूज्ड इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री एज प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट, एसिडिटी रेगुलेटर, दे आर यूज्ड एज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट फॉर कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, then they are used in skin and hair care products, they are used in treatment of disease like scurvy, prevention of cardiovascular disease and a treatment of common cold। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे जगह इनका एप्लीकेशन है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव के तौर पे, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, दवाई का ट्रीटमेंट, जो बीमारी का ट्रीटमेंट है, स्कर्वी, कार्डियोवास्कुलर, कॉमन कोल्ड, ये सब का दवाई जो बनता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड का यूटिलाइजेशन है। फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो बनता है, जहाँ एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड, बायोसिन से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बनता है, वहां पर इसका एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन काफी जगह है। फिर क्लोरोहेक्सिडाइन बेस, जिसको शॉर्ट में सीएच बेस बोलते हैं, तो दे मैन्युफैक्चर सीएच बेस फॉर कैप्टिव कंजम्पशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीएचजी सॉल्यूशन। तो मेन प्रोडक्ट जो वो लोग बाजार में बेचते हैं वो है सीएचजी सॉल्यूशन, उसको बनाने के लिए जो सीएच बेस है वो एक्ट एज अ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर भी इनके पास कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, विच इज अ वेरी गुड साइन। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेजेंस है इनका सीएच बेस में। तो अगर मैं बात करूं तो इनका एक्सपोर्ट जो 25% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट इनका सीएच बेस है। ठीक है, यूएस में एक कंपनी है, उस वो इनके बड़े क्लाइंट है, वो भी बजाज है, बजाज मेडिकल बोल के एक कंपनी है, वो इनके एक बड़े क्लाइंट है। अब बजाज मेडिकल का इस बजाज हेल्थ केयर से कोई लेना देना नहीं है, बजाज मेडिकल इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रमोटर ग्रुप एंड बजाज हेल्थ केयर इज अ डिफरेंट ग्रुप। तो वहां पर इनको सीएच बेस काफी एक्सपोर्ट ये लोग यूएस में करते हैं। ठीक है, विद ईबीक्यूएम अप्रूवल वी विल पेनिट्रेट फर्दर इन इंटरनेशनल मार्केट लाइक यूरोपियन कंट्री। तो बोल रहे सीएच बेस का अभी तक हम लोग यूएस में ज्यादा सेल करते थे, अब ये लोग यूरोपियन कंट्री में भी पेनिट्रेट करेंगे। तो सीएच बेस कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड टॉपिकल एंटी इंफेक्टिव एजेंट फॉर माउथ वॉश टू प्रिवेंट ओरल प्लेग। सीएच बेस इज butadiene compound used as antiseptic agent with topical antibacterial activity। तो ये क्या है, ये एंटीसेप्टिक एजेंट है और ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के अगेंस्ट में दवाई बनाने में काम आता है। सिटिकोलाइन सोडियम जो इनका तीसरा मेन प्रोडक्ट है, तो बीएचएल इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सिटिकोलाइन सोडियम। इनका एक्सपर्टाइज क्या चीज में, इट लाइज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर सिटिकोलाइन सोडियम, दैट इज कैल्शियम फॉस्फोराइल कोलाइन क्लोराइड। तो इनका एक्सपर्टाइज क्या है, सिटिकोलाइन सोडियम बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट का रिक्वायरमेंट होता है उसमें इनका मेन एक्सपर्टाइज है, यानी इंटरमीडिएट्स ये लोग बनाते हैं मेन, और उससे फिर सिटिकोलाइन सोडियम बनाते हैं। सिटिकोलाइन सोडियम आर सप्लाइड एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन, चाहे वो टैबलेट ग्रेड में हो या इंजेक्टेबल ग्रेड में। तो यानी सिटिकोलाइन सोडियम जो ये लोग बनाते हैं, वो कस्टमर का जब ऑर्डर आता है तो कस्टमर अगर उनको बोलता है कि उनको टैबलेट के फॉर्म में चाहिए तो वो टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, अगर कस्टमर बोलता है इनको इंजेक्टेबल फॉर्म में चाहिए तो ये लोग इंजेक्टेबल ग्रेड में बना के देते हैं। ट्रेड्स क्या है, कहाँ यूज होता है, इट इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड सोर्स ऑफ कोलाइन एंड सिटाडिन विद पोटेंशियल न्यूरोप्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रोफिक एक्टिविटी। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली स्टेज एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या होता है, जहां लोग अपना याददाश्त खोने लगते हैं, तो अर्ली स्टेजेस में जो लोग होते हैं उनको इस जो दवाई दी जाती है उसमें इस सिटिकोलाइन सोडियम का इस्तेमाल होता है। इससे क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द मेमोरी ऑफ द पर्सन, इट इम्प्रूव कॉग्निशन इन एल्डरली पेशेंट्स एंड इम्प्रूव विजुअल फंक्शन
इन पेशेंट विद ग्लोकोमा। तो अगर ग्लोकोमा के पेशेंट है, उनका आंख का पावर थोड़ा सा कम हो गया है, तो विजुअल फंक्शंस को इंप्रूव करने में भी सिटिकोलाइन का इस्तेमाल होता है। बहुत सारा नया एपीआईज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उन्होंने कितने सारे यूनिट्स अक्वायर किए। वेट फार्मा अक्वायर किया है, फिर अभी सरफेसी एक्ट में एक जमीन अक्वायर किया है और एक मेडिकल यूनिट एपीआई यूनिट अक्वायर किया है। तो ये जो चीज है उससे इनको नया एपीआई जो अक्वायर्ड यूनिट से मिला है, ये सब है। तो वीडियो पॉज करके इसके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ सकते हैं कि ये कौन सा एपीआई है, कहाँ यूज होता है। जैसे ल्यूमेफेंट्रिन का बात करूं, इट इज एन एंटी मलेरियल एजेंट यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। तो ऐसा एपीआई है जो मलेरिया का दवाई बनाने में काम आता है। ये यूज होता है फॉर ट्रीटिंग सर्टेन टेपवर्म इन्फेक्शंस। निमेसोडाइल होता है, ये यूज होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इंक्लूडिंग जॉइंट डिसऑर्डर्स लाइक आर्थराइटिस। तो ये सब देखिए, आप अगर प्रोडक्ट का इस्तेमाल देखिए तो ऐसे ऐसे कैटेगरी के इनके पास प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना का जो दवाई था, क्या है, 1 साल 2 साल तक उसका बहुत डिमांड रहा और अब कोरोना धीरे धीरे खत्म हो चुका है, तो अब उस प्रोडक्ट का, उस दवाई का, उस एपीआई का उतना डिमांड नहीं। पर ये सारे जो प्रोडक्ट है, ये ऐसे बीमारी है जिनका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। और ये बीमारी जो आर्थराइटिस है या टेपवर्म का इन्फेक्शन है या मलेरिया है, ये सालों साल का बीमारी है। तो इसका जो प्रोडक्ट ये लोग बनाएंगे, इसका मार्केट हमेशा रहेगा। कोविड के लिए इन्होंने कौन कौन सा दवाई बनाया था? पीपीपिरावीर बनाया था, फिर इनवर्मेसिटिन बनाया था, फिर फोसाकोंजोल एपीआई बनाया था। तो ये सब एंटी फंगल के दवाई थे, कोविड से रिलेटेड, कोविड के पेशेंट्स को दिए जाते थे। तो ये जो 3-4 प्रोडक्ट जो कोविड रिलेटेड ये लोग बनाए थे, ये तीन टोटल 6 प्रोडक्ट था, जो काफी बिक्री हुआ था FY21 में। इसी वजह से FY21 में रिवेन्यू इतना अच्छा है। पर अब धीरे धीरे इनका बिक्री खत्म होते जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो एस्कॉर्बिक एसिड और डेरिवेटिव्स, जो कि कोविड रिलेटेड दवाई में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल हुआ था। पिछले साल 24% का रिवेन्यू इससे आया। इस साल क्या हुआ? FY22 में 17.5% सीएच बेस और उसका डेरिवेटिव्स जो मेन एक्सपोर्ट आइटम था उनका, जब कोविड पूरे दुनिया में फैला हुआ था तो बहुत एक्सपोर्ट किया इन्होंने। 24.5% का रिवेन्यू सीएच बेस और उसके डेरिवेटिव से आया। अभी ये घट के सीधा 8.5% भी नहीं है। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सीएच बेस और डेरिवेटिव के जो प्रोडक्ट्स है, ये मेनली कोविड रिलेटेड दवाई बनाने में इस्तेमाल होते थे। और अब क्योंकि उस दवाई का बिक्री बंद हो गया, तो इससे जो रिवेन्यू है वो डाउन हो। बट इसके बदले में इन्होंने जो नया नया एपीआई एक्वायर किया, न्यू प्रोडक्ट्स जो 2-3 इन्होंने लॉन्च किए हैं, उससे जो रिवेन्यू 51% था, वो आज बढ़ के 74% हो गया। तो यहाँ पर जो इनको नुकसान हुआ सेल का, वो इन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स को बेच के उसका भरपाई कर लिया। द प्रोडक्ट मिक्स हैज बीन डाइवर्सिफाइड टू इंक्लूड मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पोस्ट पेंडेमिक। ये बोल रहे हैं पेंडेमिक के बाद इन्होंने काफी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिससे मार्जिन भी इनको बेटर मिल रहा है और वो नए प्रोडक्ट से इनका टॉप लाइन में जो ग्रोथ आ रहा है वो भी काफी अच्छा आ रहा है। Revenue generated in post-pandemic of our major products like ascorbic acid, CH-based and its derivatives have reduced from 49% to 25% and the same was compensated by other products. तो जो एस्कॉर्बिक एसिड का बिक्री कम हुआ, जो इनका सीएच बेस और उसका डेरिवेटिव का बिक्री कम हुआ, वो बोल रहे हैं जो नए प्रोडक्ट हम लोगों ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लॉन्च किए, वो उसने उसका भरपाई कर दिया। The companies advent into segments like production of anti-inflammatory drugs, anti-malarial drugs, anti-worm drugs, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स इनके पास आए, is expected to boost its revenue and promote margin expansion। तो ये इनका रेवेन्यू को काफी बूस्ट करेगा आगे चलकर और मार्जिन भी इंप्रूव होने में मदद करेगा। तो न्यू एपीआई जो इन्होंने FY21-22 में लॉन्च किया, तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू सो मच ऑफ डिटेल, ठीक है, आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या नया एपीआई इन्होंने लॉन्च किया। रिसेंट एडिशन इनका कितना हुआ? तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इनके पास जो था 615 मेट्रिक टन पर मंथ का कैपेसिटी, इंटरमीडिएट्स में 33 है और फॉर्मुलेशंस में 92 मिलियन पीसेस पर मंथ का कैपेसिटी। एडिशन इन्होंने इंटरमीडिएट्स में किया 61 एमटी पर मंथ का। एपीआई में इनका एडिशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो इन्होंने न्यूट्रा प्लस इंडिया को एक्वायर किया सरफेसी एक्ट, उसमें 111
MT यानी मेट्रिक टन पर मंथ का इनका कैपेसिटी ऐड हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंटल कैपेसिटी जो पनोली प्लांट में आया, पनोली प्लांट बीच में थोड़ा सा बंद हो गया था, उसको रीओपन किया, तो उससे 4 मीट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी ऐड हुआ। तो एपीआई में हम लोग देख सकते हैं कि रिसेंट में कितना फर्दर एडिशन हुआ, 615 से सीधा 730 यानी 115 टन पर मंथ का कैपेसिटी एडिशन हुआ। इंटरमीडिएट में 61 का ऐड हुआ है, फॉर्मुलेशंस में कुछ ऐड नहीं हुआ। तो आज के रेट में एग्रीगेट कैपेसिटी कितना है, 730 एमटी पर मंथ एपीआई का, 94 एमटी पर मंथ इंटरमीडिएट्स का, 92 मिलियन पीसेस पर मंथ फॉर्मुलेशंस का इनका आज के डेट में कैपेसिटी। लीडरशिप का बात करें तो मिस्टर सज्जन कुमार आर बजाज जो कि चेयरमैन और एमडी है, सेल्फ ड्रिवन, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग विद 30 years of industry experience, bachelor's degree in commerce with business expertise in the field of finance, marketing and material procurement. Mr. Anil Jain जो कि joint managing director है, he is pharma industry expert having excellent domain knowledge in the field of pharmacy, backed by diploma in pharmacy. इनको फार्मेसी रिलेटेड बिजनेस में 25 साल का एक्सपीरियंस है एंड ही इज एक्सपर्टाइज इन प्रोडक्शन प्लानिंग, मार्केटिंग एंड प्लांट मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन है उनको कितने सालों का एक्सपीरियंस है इन बिजनेस में, और होल टाइम डायरेक्टर के बारे में भी आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्री का बात करें तो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 1454 billion dollars in 2021 to 1587 billion dollars in 22, to compound at a CAGR of 9.1%। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो अगर पूरा वर्ल्ड में 9.1% के कैगर से अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली इंडिया का जो ग्रोथ आएगा वो काफी ज्यादा आएगा। तो इंडिया में जो बोला जाता है कि फार्मास्यूटिकल मार्केट अभी 42 बिलियन डॉलर का है, वो बढ़ के 65 बिलियन डॉलर का 2024 तक हो जाएगा, और इंडिया का ग्रोथ 13.9% के कैगर से एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो करेगा। तो वर्ल्ड मार्केट 9.1% से ग्रो करेगा, इंडिया मार्केट जो है वो 14% के कैगर से ग्रो करता हुआ दिखता है। फिर यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड का सिटिकोलाइन सोडियम CH बेस, इसका भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि कितना अभी मार्केट साइज है। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड का बोला जा रहा है कि इट विल रीच 1.6 बिलियन dollars in 2028 at a CAGR of 5%. Citicoline का बोला जा रहा है कि the Citicoline market registered 8% year-on-year growth in 2018, which is expected to rise further by 2028. CH बेस का उम्मीद है कि 3.2% के कैडर से ग्रो करेगा, 196 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा ये मार्केट। तो ये सारे प्रोडक्ट का मार्केट साइज इस तरह से ग्रो कर सकता है। क्लाइंट बेस का बात करें तो नेम एनी बिग कंपनी एंड देयर क्लाइंट्स ऑफ बजाज हेल्थकेयर। एपीआई टॉप क्लाइंट देखिए, सन फार्मा, फाइजर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अबॉट, ग्लैक्सोस्मिथ, ये सब टॉप ग्रेड कंपनीज है जो इनके क्लाइंट है। एपीआई टॉप क्लाइंट्स ग्लोबली अगर बात करें तो बजाज मेडिकल जो मैंने बताया था, बजाज मेडिकल को ये लोग नहीं सीएच बेस जो एक्सपोर्ट करते हैं वो इनको करते हैं। लॉन्जा, इंटरक्विन, नेस्ले, इवोनिक, फॉर्मुलेशंस में कोयर, इंटस, ड्यूपिन, टीटीके हेल्थकेयर, फिर ईएसआईसी हॉस्पिटल, इन सब क्लाइंट को ये लोग केटर करते हैं। तो दिस क्लाइंट्स आर हाईली रेप्यूटेड क्लाइंट्स। तो ये भी एक अच्छा साइन है बिजनेस। बिजनेस में अपडेट देखते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होता है कि पिछले 1-1.5 साल में कंपनी में क्या डेवलपमेंट हुआ। तो जुलाई 11, 2021 में देयर वाज अ फायर इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एट प्लॉट नंबर 1718 इन पनोली, अंकलेश्वर, जहां गुजरात में हुआ। बट वो फायर हुआ था जुलाई 2021 में। अभी क्या हुआ है, अभी देखिए मैनेजमेंट देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड देखिए। We have successfully reinstated commercial production of Citicoline sodium। तो ये जो प्लांट जिसमें आग लगा था उसमें Citicoline सोडियम का ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको दोबारा से रीइंस्टेट कर दिए एट द प्लांट एंड इज नाउ रेडी टू कमेंस ऑपरेशन एट ऑलमोस्ट 2 times ऑफ इट्स प्रीवियस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो सिर्फ आग जो लगा उसको ठीक ही नहीं किए, इसी अपॉर्चुनिटी, मतलब ये जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल कर दी। तो ये दिखाता है मैनेजमेंट का विजन, ये दिखाता है मैनेजमेंट चैलेंज लेने में कितना आगे है, कि कितना फाइटिंग स्पिरिट कितना है।
कि आपके प्लांट में आग लग गया, आपने उसको सिर्फ ठीक ही नहीं किया, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उसकी प्रोडक्शन को डबल कर दिया, तो आगे उससे रेवेन्यू जो होगा वो डबल हो सकता है। FY21 में कंपनी had acquired stressed asset from Saraswat Cooperative Bank under SARFAESI Act, which comprised of 3 manufacturing unit and 1 engineering unit at MIDC Tarapur, having installed capacity of 111 metric ton per month. तो सरफेसी एक्ट से इन्होंने एक बहुत अच्छा एक्विजिशन कर लिया और साथ साथ उनको क्या मिला, एक कमर्शियल प्लॉट भी मिला जिसमें आगे चल के ये लोग काफी नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। This manufacturing unit has been installed capacity of 40 MT per month, and FDA Maharashtra has granted permission to manufacture and sell Nimesudyl API in the domestic as well as overseas market. तो ये 2 सितंबर 2021 को इन्होंने एक कमर्शियल प्लॉट खरीदा, प्लॉट नंबर 992 फ्रॉम MIDC तारापुर। ये क्या चीज का इसमें प्लांट था, निमेसुडाइल एपीआई नाम का ये जो प्लॉट था उसमें इसका फैक्ट्री था। तो वो इन्होंने जब खरीदा तो उससे 40 MT पर मंथ का इनको कैपेसिटी मिला और इनको गवर्नमेंट से परमिशन भी मिल गया कि आप निमेसुडाइल नाम का जो एपीआई है आप डोमेस्टिक मार्केट और ओवरसीज मार्केट के लिए बना के बेच सकते हैं। फिर मैग्नीशियम एल लिथ्रोन जो इनका न्यूट्रास्यूटिकल में मेन प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर कंपनी काफी बुलिश है, जिसको लेके कंपनी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। In fourth quarter FY22, BHL launched a nutraceutical named Magnesium Laurate. This is nutraceutical supplement used to normalize magnesium level in body, helps to improve memory, muscles, nerve function, and also aids in brain development by reversing the brain age. तो ये जो सप्लीमेंट है ये बेसिकली एल्जामायर और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, एल्जामायर तो नहीं बोलूंगा बट नॉर्मलाइज मैग्नीशियम लेवल, बॉडी में जिसका मैग्नीशियम का कमी हो जाता है उसको नॉर्मलाइज करने में काम करता है, मेमोरी को इंप्रूव करता है, नर्व और मसल के फंक्शन को ठीक करता है और ब्रेन एजिंग को होने से रोकता है। मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीज कहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज मार्जिनली डीग्रोन। क्या कारण था? मेनली ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ कोविड लेड अपॉर्चुनिटी। जो कोविड का दवाई का जो सेल था उसमें काफी डिप आया जिसके वजह से रेवेन्यू थोड़ा डाउन। EBITDA मार्जिन्स में डीग्रोथ क्यों था? Was mainly on account of weakening Indian rupee, thereby leading to an increase in imported raw material cost. तो raw material जो है वो आज भी इन लोग को import करना पड़ता है, तो इंडिया का जो रुपी वीक हुआ उसकी वजह से रॉ मटेरियल का खर्चा इनका बढ़ गया। तो आप समझिए रॉ मटेरियल 80% रॉ मटेरियल अगर इनका इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट तो 20-22% ही होता है, तो उस वजह से जब रुपी वीक होगा ना तो इनको दिक्कत आएगी। तो फिर जो नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ बिकॉज EBITDA मार्जिन डिक्लाइन हुआ था, तो इम्पैक्ट उसका नेट प्रॉफिट हो गया। Q1 FY23 के रिजल्ट में बोल रहे हैं मैनेजमेंट दैट डिमांड continues to improve on the basis of easing of pricing pressure, rise in product approvals, strong growth in domestic markets and emerging opportunities in export space। तो ये सब को देख के बोल रहे डिमांड का कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड अच्छा है। प्रॉब्लम है कि हम लोग का मार्जिन स्क्वीज हुआ बिकॉज ऑफ राइज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, राइज इन एनर्जी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, इसी की वजह से मार्जिन्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट है। डिमांड को लेके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, डिमांड इज मोर और लेस ओके। आगे का स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं कि आवर फोकस एट द कंपनी इज आवर बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ बियॉन्ड पेंडेमिक। हम लोग पेंडेमिक से बाहर निकलना चाहते हैं, पेंडेमिक की दवाइयां का बिक्री बहुत कम हो गया है, आगे चल के मैनेजमेंट भी जानते हैं कि वो जीरो हो जाएगा। अब ये लोग नया प्रोडक्ट बेस बनाने का कोशिश कर रहे हैं, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आने का कोशिश कर रहे हैं जिसका पेंडेमिक से कोई लेना देना नहीं है, जो रेगुलर बेसिस पे इनको रेवेन्यू कमा के देगा। We continue to build our non-COVID related portfolio by introducing new product and expanding the market of products introduced in the previous year. We have successfully launched Magnesium L-Triton जो कि एक न्यूट्रास्यूटिकल है, तो इसका भी इन लोगों ने काफी अच्छा ये मतलब एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया। ये जो प्रोडक्ट इन्होंने डेवलप किया है इससे इनको लग रहा है कि आगे चल के काफी एक नया डाइवर्सिफाइड स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू आएगा और काफी अच्छा ग्रोथ आएगा। और ये जो सिटिकोलाइन सोडियम का इन्होंने अभी मैंने बताया कि जहां फायर इंसिडेंट हो गया था वहां पर इन्होंने कैपेसिटी डबल कर लिया है, तो वहां से इनको लग रहा है कि आगे चल के काफी अच्छा ग्रोथ आएगा। We also plan to add 3 to 4 additional PIs through reverse engineering to our current repertoire। तो 3 से 4 नया एडिशनल API ये लोग आगे डेवलप करेंगे और ये लोग काफी 15-16 APIs के में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और मैनेजमेंट का आप इंटरव्यू सुनोगे तो मैनेजमेंट का बोलना है हम लोग हर साल 3-4 API अपने पोर्टफोलियो में
ऐड करते रहेंगे फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। ये जो अपॉर्चुनिटी का मैं बात कर रहा था, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट जो कंपनी में एकदम से टर्न अराउंड करने वाला है। ये ओपिटेड प्रोसेसिंग बिजनेस क्या होता है? ये क्या होता है आप समझो, ओपियम, ठीक है, ओपियम इज अ काइंड ऑफ ड्रग। तो ओपियम का खेती जो है ना वो सरकार करती है, और ये ओपियम क्या होता है, गलत तौर पे भी यूज किया जाता है अगर गलत हाथों में चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सरकार ओपियम का खेती को करके ओपियम का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में करना चाहती है। तो उसके लिए सरकार ने 25 अलग अलग कंपनी को बुलाया था, उनके बिजनेस को समझा, उनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को समझा, और लास्ट में उन 25 में कंपनी, इस कंपनी को सेलेक्ट किया। इस कंपनी को 2 टेंडर मिला है, किसको, ओपीएम को प्रोसेस करने का। और ओपीएम को प्रोसेस करके ये लोग क्या करना चाहते हैं, दवाई बनाना चाहते हैं, एपीआई बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी का काम क्या होगा कि सरकार पूरा जो खेती है ओपीएम है या जो भी है वो ला के इनकी फैक्ट्री में डाल देगी, इनको सिर्फ उसको प्रोसेसिंग करके वापस सरकार को दे देना है, उसके अगेंस्ट में इनको प्रोसेसिंग का कुछ चार्जेस के तौर पे मिल जाए। तो ये बेसिकली एक सर्विस डिवीजन हो गया, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये सर्विसिंग है। तो इसमें इनका कोई खर्चा नहीं लगना, कोई रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं, कुछ नहीं। सरकार इनके फैक्ट्री में ला के रखेगी, ये लोग प्रोसेसिंग करेंगे और वहीं पर फैक्ट्री के बाहर रख देंगे, सरकार उठा के ले जाएगी और इनको प्रोसेसिंग का चार्ज मिल जाएगा। और आप सोचिए 25 कंपनी में से इनको मिला है, यानी इनका जो कैपेबिलिटी है अच्छा होगा, तभी सरकार ने इतना वाइटल चीज इनके जिम्मेदारी में दिया, ठीक है। तो वी वेर रिसेंटली अवार्डेड 2 टेंडर्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोइड्स एंड एपीआईज फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ अनलेस्ड पोपाई कैप्सूल्स एंड ओपियम गम। Both these contracts are subject to strict government regulations as they belong to highly regulated and monopolized government product category। यानी ओपीएम का खेती करना, उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, ये पूरा मोनोपोली गवर्नमेंट है। किसी प्राइवेट प्लेयर के पास ओपीएम को उगाने का परमिशन या लाइसेंस नहीं है, ठीक है। Where we were one of the few select private players in India to have been awarded such an opportunity। तो मैनेजमेंट बोल रही है कि एक या दो कंपनी को ये मिला है, we are one of them। The receipt of this tender strongly advocates our core strength of API manufacturing expertise। तो गवर्नमेंट ने इनको सेलेक्ट किया, ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि इनका एपीआई मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये जो प्रोसेसिंग है, आई कैन इजीली से, ये जो प्रोसेसिंग का जब रेवेन्यू में ऐड होना चालू होगा ना, तो आप देखिएगा 20 से 25% का ऑपरेटिंग मार्जिन इससे आएगा, या उससे भी ज्यादा आ सकता है ऑपरेटिंग मार्जिन इसमें। On the supply front, we expect certain sourcing bottlenecks to continue, especially from China, up to next quarter for FY20। तो ये लोग जो की रॉ मटेरियल जो चाइना से खरीदते हैं, उसमें बोल रहे हैं हमें यकीन है कि चाइना से थोड़ा सप्लाई इशू रहेगा। Thus we have reported slightly elevated levels of inventory। और बोल रहे हैं ये कारण है कि हम लोगों ने ऑलरेडी इन्वेंट्री आगे से आगे ले रखा है, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर चाइना से प्रॉब्लम रहेगी। तो अब आप समझ पा रहे हैं, जो मैं कैश फ्लो में हम लोग देख रहे थे कि इन्वेंट्री अचानक से इतना क्यों बढ़ गया, तो ये रीजन है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट का कि भाई सप्लाई में दिक्कत रहेगा, आगे से आगे इन्वेंट्री अपने पास रखो। इन ऑर्डर टू मिटिगेट दिस इम्पैक्ट वी हैव साउंड इन्वेंट्री स्टॉकिंग पॉलिसी। फिर ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि पोपाई सीड्स का जो बोल रहे हैं, एक तो अभी जो 2 टेंडर मिला है वो अभी बहुत छोटा है, वो शायद 600 मेट्रिक टन का ऑर्डर मिला है, जो कि आगे चल के स्केल अप हो सकता है 6000 मेट्रिक टन ऑफ पोपाई स्ट्रॉ एंड ओपीएम गम इन नेक्स्ट 5 इयर्स। तो ये प्रोसेसिंग वाला जो नया इनका रेवेन्यू स्ट्रीम चालू हुआ है, ये अपने आप में आगे चल के नेक्स्ट 5 इयर्स में काफी बड़ा हो सकता है, जिससे कंपनी का जो ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन, EBITDA मार्जिन है ना, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। अभी तो एक छोटा गवर्नमेंट ने दिया कि भाई एक छोटा ऑर्डर देते हैं, देखते हैं ये कितना कर सकते हैं। अगर यहाँ से पॉजिटिव हो गया, सब कुछ इन्होंने अच्छा से करके दिया, तो आगे चल के इनका यहाँ से और भी बड़े ऑर्डर 6000 मेट्रिक टन तक का ऑर्डर आ सकता है। अभी शायद ये 600 मेट्रिक टन का, तो 10 टाइम्स का ग्रोथ इसमें पॉसिबल। ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा, तो कंपनी मेन ग्रोथ ड्राइवर जो FY23 में होगा, विल बी स्केलिंग अप ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस सेगमेंट, यूसेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ एक्वायर्ड एसेट, जो नए कैपेसिटी इन लोगों ने एक्वायर किए हैं, जो नया जमीन इन्होंने लिया है, उससे इन लोग को फायदा मिलेगा। मतलब उसमें लोग एक्सपेक्ट मतलब अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, अपने रेवेन्यू को ग्रो करने का कोशिश करेंगे।
We have acquired a land parcel at Dahej with the required environment clearance that will be dedicated towards our backward integration initiatives and reduce our dependence on import chemicals from China. तो देखिए कंपनी अब आगे का कितना अच्छा सोच। अभी कंपनी ने कहा क्या कहा कि FY23 में सप्लाई का दिक्कत रहेगा, हमें पता है क्योंकि हम लोग का सप्लाई ज्यादातर चाइना से, तो वहां पर हम लोग का दिक्कत रहेगा, मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर। पर उसको मिटिगेट करने के लिए ऑलरेडी मैनेजमेंट ने एक कदम चल दिया है कि हम लोग ने जमीन अक्वायर कर लिया है और उस जमीन में हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनिशिएटिव करेंगे और की बेसिक रॉ मटेरियल बनाने का कोशिश करेंगे या वो इंटरमीडिएट बनाने का कोशिश करेंगे जो हम लोग अभी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट डिपेंडेंस को ये लोग यहाँ पर पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। FY23 के लिए गाइडेंस क्या दिया? The management has provided guidance to post growth of 18 to 20% for FY23, mainly driven by the growth in formulation business, addition of new capacity through acquired assets, and with introduction of reverse re-engineering. The management plans to increase its exports to 2,200 crore in FY23. The management expects that EBITDA margin would grow from existing 17% to 18 to 20% in FY20। तो यहाँ पर 18 to 20% का टॉप लाइन में भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट और 18 to 20% का EBITDA मार्जिन सस्टेनेबल एक्सपेक्ट कर रहा है। डिविडेंड पे आउट इज एक्सपेक्टेड टू शो अ फर्दर पॉजिटिव ग्रोथ। तो डिविडेंड भी बोले हम लोग आगे चल के और देंगे। तो फाइनली कंक्लूड अगर हम लोग करते हैं तो क्या चीज मिला, इतना बड़ा जो हम लोगों ने स्टडी किया उससे क्या मिला कि पहला चीज कि इनका न्यूट्रास्यूटिकल में एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, वहां से रेवेन्यू ग्रोथ होगा। रॉ मटेरियल्स का ये लोग जो लैंड एक्वायर किए हैं वहां से जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां से इनको चाइना पे डिपेंडेंस कम होगा। और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल के लिए बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल जो इस प्रोडक्ट का है वो पूरी तरह से लोग इन हाउस बनाएंगे। ये वाले प्रोडक्ट न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए पूरा इन हाउस बनेगा। दे विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन चाइना। Company plans to launch 3 to 4 APIs every year. They have 2 facilities for OPM processing. OPM के लिए 2 फैसिलिटी है, एक लिमिट में और दूसरा यूपी में। Initially they will do 600 MT but will increase going further and EBITDA margins could be even high of 30 to 35% का EBITDA margin इसमें कर सकती है। This will lead to increase in blended margin going forward. Majority of export जो इनका होता है यूएस में होता है, तो यूएस में अगर कोई एडवर्स इंपैक्ट आता है तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट को झटका लग सकता है। Products related to COVID contributes hardly 10% of the total revenue. तो ऑलरेडी कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट का इनके सेल में अब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा जा रहा, तो और आगे चल के ये और भी एकदम जीरो हो सकता है। मैनेजमेंट इसके लिए पूरा क्लियर है। तो अब इतना पढ़ने के बाद जो मुझे लगता है कंपनी का वैल्यूएशन क्या हो सकता है या कंपनी क्या डिजर्व कर सकती है, तो करंटली इनका जो सालाना टर्नओवर 680 करोड़ है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ है कि बुल फेज अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 20% का टॉप लाइन ग्रोथ आ सकता है विथ 20% EBITDA मार्जिन। 18 से 19%, 18 से 20% का कंपनी ने कहा है मैनेजमेंट ने। तो आई एम टेकिंग कि सब कुछ अच्छा रहा तो 20% का EBITDA मार्जिन आ सकता है। तो वहां पर इनको जो वैल्यूएशन मिल सकता है ये 586-600 के आसपास ये कंपनी का प्राइस जा सकता है अगर एक साल में ओपीएम का कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, सब कुछ अच्छा होगा। अगर नॉर्मली भी सब कुछ रहा तो आई थिंक 18% का टॉप लाइन ग्रोथ आ सकता है क्योंकि ये लोग 3-4 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। पिछले साल जो प्रोडक्ट लॉन्च किए उसका मार्केट साइज और एक्सपैंड होगा। तो 18% का टॉप लाइन ग्रोथ विद 18% EBITDA मार्जिन कैन लीड टू 393-400। तो अभी 363 के आसपास कुछ है, अभी शायद थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा। और अगर थोड़ा सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ जाता है, फिर से लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आता है, सब कुछ आता है, सिर्फ 15% का टॉप लाइन ग्रोथ होता है पर मार्जिन कंपनी का पूरी तरह से खराब हो जाता है, 16% का खाली मार्जिन रहता है, तो ये नीचे गिर के 251 तक ही आ सकता है अगर सिचुएशन कुछ खराब हुआ। तो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा, ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि करेंटली तो हम लोग नियर अबाउट इस सिचुएशन पे। तो आगे अब कंपनी को जब आप एज एन इन्वेस्टर ट्रैक करोगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि मैं डेली डेली किसी कंपनी पे वीडियो बनाऊंगा, बट डेफिनेटली मैं भी ट्रैक करता रहूंगा। और कभी भी कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर लगा कि आया है जो इसके प्राइस को पूरी तरह से अप डाउन कर सकता है तो मैं उस पर डेफिनेटली अपडेट करूंगा, वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट एज एन इन्वेस्टर अगर आप सीखना चाहते हो कैसे इन्वेस्टेड रहना है और कैसे ट्रैक करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे देखते रहना होगा कंपनी को कि कोई अनाउंसमेंट तो नहीं आया,
कंपनी को क्या कोई बड़ा ऑर्डर ओपीएम में तो प्रोसेसिंग में तो नहीं मिल गया, तो बड़ा ऑर्डर अगर मिलता है तो कंपनी इधर शिफ्ट होती है। अगर मान लीजिए चाइना में लॉकडाउन लग गया, फिर से कोई सप्लाई का डिस्रप्शन हो गया, फिर से एनर्जी प्राइसेस, फूड प्राइसेस बहुत बढ़ गए, तो मे बी दे आर डाइवर्टिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, तो सिचुएशन कैसा है वो डेली बेसिस पे मार्केट में यहाँ सिचुएशन चेंज होता है। हम लोग एज एन इन्वेस्टर या एज एन एनालिस्ट क्या कर सकते हैं, कंपनी के बिजनेस को समझ सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, उनके काम करने का तरीका, और विश्वास रख सकते हैं कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहा तो कंपनी बहुत अच्छा करेगी। पर अगर इन्वायरमेंट ही खराब हो गया, जहाँ पूरे इंडस्ट्री में डिसरप्शन हो रहा है, तब तो मैनेजमेंट कितना ही अच्छा हो, बिजनेस कितना ही अच्छा हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो हम लोग को मैनेजमेंट पे, कंपनी पे और इसके ऊपर रिसर्च करके बिजनेस प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल को समझ के डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या हम इसमें इन्वेस्टेड रहे फॉर अ लॉन्ग टर्म या इससे बाहर। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत लगता है इस तरह का वीडियो बनाने में, आपको देखिए 1 घंटा हो चुका है आई थिंक, तो आप लोग को थोड़ा और मेहनत करना होगा इस वीडियो को देखने में। बट हम लोग का कोशिश यही रहता है मेरा कि मैं आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज दूं, पूरा उस बिजनेस में अभी पास्ट में क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, आपको सब कुछ क्लियरली बताऊं, ताकि आप एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन पे पहुंच जाए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करके हम लोग का हौसला बढ़ाइए, अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी हम लोग बहुत सारी कंपनी के वीडियोस बनाएंगे, आपको उसके भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छा हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, वो जो लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टिंग करें, ताकि वो लोग को भी नॉलेज मिले और वो लोग भी आपके साथ जुड़ के कंपनी के साथ डिस्कस कर पाए कंपनी के बारे में, और फिर आप लोग मिलकर शायद एक कलेक्टिव डिसीजन ले पाए कंपनी अच्छी है या खराब। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। बाय बाय।